गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की एसएसटी की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका कृषि। ये आपका पार्ट 5 है। कृषि कहते किसको है? देखो, सभी प्रकार के जो खाद्य हैं जिनमें अनाज आते हैं, दालें आती हैं, फल सब्जियां, दूध, अंडे और मांस, ये सारे के सारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो कृषि में सम्मिलित हैं। वर्तमान में कृषि दोहरी भूमिका निभाती है। यह उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ना उपलब्ध कराती है तथा औद्योगिक उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसिंग, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के उपभोक्ता के रूप में भी कार्य करती है। अब है देखो, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है आपका मिट्टी, भू आकृतियां, आपकी जलवायु, आर्थिक कारक और भी बहुत सारे ऐसे अन्य कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। मिट्टी कैसे प्रभावित करती है? देखो, आपको वन्य जीवन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, मिट्टी जहाँ की मिट्टी उर्वर होगी, उर्वरता उसकी मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर कृषि करना संभव है और वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कृषि से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। यह पौधों को भी आश्रय देती है, उन तक नमी पहुंचाने का और भोजन पहुंचाने का काम भी करती है। कुछ मिट्टी की प्रकृति भुरभुरी होती है जो आसानी से जिसको हम जोत सकते हैं, खेती कर सकते हैं। कुछ मिट्टी चिकनी होती है। जलोढ़ मिट्टी में हम क्या है, सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है और वह मिट्टी कई प्रकार के अन्य रसायन भी इस मिट्टी में होते हैं और जो अत्यधिक उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी की उर्वरता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निरंतर कृषि प्रक्रिया के कारण मृदा क्षय होता है। मृदा क्षय मतलब मृदा का कटाव होना, भूमि कटाव हो जाना और उसकी उर्वरता कम हो जाना। ठीक है। उसके बाद है भू आकृतियां। देखो, अगर एक पथरीली, अगर आपकी पथरीली जगह है और एक आपकी समतल भूमि है जहाँ की उर्वरता शक्ति ज्यादा है, तो आप पथरीली भूमि में ज्यादा खेती कर सकते हो या फिर उर्वरता शक्ति जहाँ पे ज्यादा समतल भूमि है वहां पे कृषि ज्यादा कर सकते हैं। कहाँ पे कृषि, कौन सी भूमि जो कृषि योग्य सबसे सर्वोत्तम मानी गई है? समतल और उर्वरता जो युक्त है वो सारी वो भूमि जो है कृषि के लिए उपयुक्त मानी गई है। हाँ, लोग पहाड़ों पर, पर्वतों पर भी कृषि करते हैं, सीढ़ीदार कृषि की जाती है, लेकिन जो आपको उपज आपको समतल भूमि से, उर्वर भूमि से प्राप्त होती है वो अन्य क्षेत्रों में इतनी प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात, हर कृषि के लिए अलग अलग भूमि, अलग अलग मिट्टी का होना आवश्यक है। कोई खेती जो है आपकी भुरभुरी मिट्टी में होती है, कोई चिकनी काली मिट्टी में होती है, कोई जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो हर कृषि के लिए, हर एक खेती के लिए, उपज के लिए जो आपकी मिट्टी है वो अलग अलग होती है। उसके बाद है हमारी जलवायु। जलवायु जो उपयुक्त तापमान तथा वर्षा की उचित मात्रा जो है बच्चों पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ ही गर्म व आर्द्र जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त होती है। विषुवतीय तथा अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की भूमि पर वर्ष भर कृषि करना संभव होता है। देखो, और जो इसके शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ना, वहां पे नमी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विभिन्न फसलों की नमी की मात्रा भी भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। अब है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में क्या क्या आता है? तो बाजार की उपलब्धता आ जाती है, यातायात के साधन आ जाते हैं, जो मैं पहले आपको आपके उद्योग धंधों वाले चैप्टर में यही सारी बातें जो उद्योग के लिए आपके आर्थिक कारक जो आवश्यक होते हैं वही आपके कृषि के लिए भी होते हैं। सेम एक जैसे हैं, बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए, श्रमिक तथा धन सम्मिलित होना चाहिए। यदि विकसित देशों में कृषि उत्पादन उत्तम है तो इसका कारण वहां की बेहतर आय है, जिससे वहां विभिन्न संसाधन आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उसमें अन्य कारक है। अन्य कारकों में क्या आ जाता है? जो सरकारी कानून जो है और नीतियां हैं तथा वैज्ञानिक व तकनीकी विकास की उन्नति जो है वो सारे के सारे अन्य कारकों में आती है। यहाँ पे कृषि के प्रभाव देखो, निर्वाह कृषि के प्रभाव के प्रकार कितने हैं? एक तो निर्वाह कृषि होती है, एक व्यापारिक कृषि होती है।
निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि किसको कहते हैं? जो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के अलावा बाकी समाज के लिए भी, मतलब उसको बेचने के लिए भी हम ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं कृषि का, वो हमारी व्यापारिक कृषि में आती है। अब निर्वाह कृषि में जो उसके अब भेद है, जो इसके प्रकार है खेती के, वो कौन कौन से हैं? चलवासी कृषि। चलवासी कृषि किसे कहते हैं? देखो यह कृषि खाना बदोश पर निर्भर करती है। जैसे मैंने कहा था काटो और साफ करो वाली नीति जो पहले आपने एसएसटी में पढ़ी थी, क्या था? जहां भी आप गए थोड़ी सी जगह को साफ किया, वहां पे खेती की और उसके बाद जैसे आपका वहां पे की उर्वरता शक्ति खत्म हुई, आप दूसरी जगह गए और वहां पर फिर से खेती करना शुरू कर दिया, वो होती है चलवासी कृषि। चलवासी कृषि क्यों करते हैं? चलवासी कृषि क्यों बोलते हैं? खाना बदोश लोग इसको क्यों करते हैं? क्योंकि वो भेड़ बकरी आदि पालते हैं, उनके पास रहने का स्पेस नहीं होता है, एक जगह पे वो रह नहीं सकते क्योंकि उनके पास रहने का कोई स्थान पर्याप्त नहीं है। और एक ही क्योंकि और वो उर्वरता जो शक्ति वाले जो उसके रासायनिक कीटनाशक पदार्थ है वो भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतनी क्षमता में खेती नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ही कृषि करते हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। उष्णकटिबंधीय वनों के कुछ लोग खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए क्या करते हैं? आसपास के क्षेत्र को साफ करते हैं, वनों को साफ करते हैं और वहां पे खेती करते हैं। कुछ लोग इन भूभागों पर साधारण, मतलब जो साधारण तरीके से, प्राचीन तरीके से खेती करते हैं। काट व दाह कृषि भी इसको कहा जाता है। किसको? स्थानांतरित कृषि को। इस प्रकार की जो कृषि है वो मध्य अमेरिका, अफ्रीका के भागों, वेनेजुएला, ब्राजील आदि क्षेत्रों आदि देशों में अपनाई जाती है। भारत में जो है इस प्रकार की कृषि है वो उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। इस कृषि में वनों को काटने तथा फसल उगाने के अत्यधिक शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की कृषि को आजकल विश्व में प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि आजकल कोई भी मेहनत, शरीर से कोई भी मेहनत नहीं करता। सबका ज्यादा से ज्यादा काम किसका आ गया? मशीनी युग आ गया और हर कार्य किससे होता है? मशीनों से होता है। नेक्स्ट है हमारी गहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषक जो है अपने छोटे भूभाग पर अपने परिजनों की सहायता से कृषि करते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों व जैविक तथा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। कृषक जो है फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करते हैं और सिंचाई के साधनों की जो व्यवस्था भी करते हैं। ये क्या है? एक सीमित क्षेत्र में होता है, क्योंकि अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिर्फ ये कृषि की जाती है, इसीलिए इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसमें निर्वाह कृषि के अंतर्गत ये सारी की सारी कृषियां आती है। कौन कौन सी? एक तो चरवासी पशुचारण आ गया, सेकंड आपका स्थानांतरण कृषि आ गया, फिर आपका गहन कृषि आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आपके निर्वाह कृषि में। अब है हमारी व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि के अंतर्गत कृषकों का जो मुख्य उद्देश्य है फसलों को बाजार में बेचना है। यह प्रक्रिया जो है फसल विशेषीकरण के नाम से भी जानी जाती है। फसल विशेषीकरण के नाम से कौन सी कृषि जानी जाती है? व्यवसायिक कृषि। ठीक है, जो दो प्रकार की गहन कृषि, मध्य अक्षांशों में अनाज की कृषि तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागान कृषि है। कौन सी? जो व्यवसायिक कृषि है। ठीक है, अब है विस्तृत कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व में शीतोष्ण घास के मैदान विस्तृत कृषि के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की मुख्य जो फसल है गेहूं और मक्का है। औसत आकार का एक फार्म सामान्यतः एक इसमें क्या करते हैं? इसके लिए क्या होता है? विस्तृत कृषि में अधिकतम भूमि का न्यूनतम उपयोग किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कृषि का कम से कम उपयोग किया जाता है, जिसमें खेती की जाने वाली भूमि की तुलना में श्रमिकों का जो श्रमिक होते हैं वो धन दोनों ही कम लगाए जाते हैं। श्रमिक और धन क्या करा जाता है? विस्तृत कृषि में दोनों ही कम लगाए जाते हैं। ज्यादा भूमि का कम उपयोग करना और श्रमिक और धन कम मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, फार्म जो है हजारों एकड़ तक फैले होते हैं। औसत आकार का जो फार्म है, एक
फार्म की जो औसतन जो आपकी लंबाई चौड़ाई है वो क्या होती है, 1000 से 2000 एकड़ के मध्य होता है। विस्तृत कृषि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ये देश गेहूं तथा मक्का के निर्यातक देश के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना। ठीक है। अब है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है, पशुपालन और कृषि दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। अब क्या होता है, अगर आपने बाजरा उगाया है और उसके साथ साथ आपने जानवरों के खाने के लिए भी उसके साथ साथ कोई फसल साथ में उगा ली, जैसे हम कहते हैं पशुओं का जो चारा उगाते हैं ना, बरसीन हो गया या फिर उसके लिए जवार हो गया, तो ये होते हैं पशुओं के लिए फसल उगाना। अब उसकी क्या करते हैं, जहां पर इसको उगाया जाता है उसके साथ साथ खेत की जो मेड़ होती है उस पर हम सरसों के बीज भी डाल देते हैं। जैसे वो बड़ी होती है उसके बीज से पशुओं का चारा निकाल लिया जाता है और वो बड़ी होती है तो उस सरसों को काट करके उसका तेल बनाने के लिए बाजार में बेच दिया जाता है। इसको हम कहते हैं मिश्रित कृषि। मतलब एक ही भूमि पर एक से ज्यादा कृषि करना, एक ही समय में एक से ज्यादा कृषि करना क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है, जो पशुओं और व्यापार के लिए दोनों के लिए संभव है। अब जो है पैदावार सामान्य, इस कृषि में जो है पैदावार सामान्य से अधिक होती है। इसमें कृषक जो है फसल आवर्तन के बेहतर उपायों का अनुकरण करते हैं जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी बनाए रखते हैं। मिश्रित कृषि जो है मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, रूस तथा भारत में भी की जाती है। डेयरी जंतुओं के अलावा कृषक सूअरों तथा मुर्गियों को भी पाला जाता है। अब है बागान कृषि। बागान कृषि में क्या होता है, गर्म तथा नम क्षेत्रों जैसे उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कृषकों ने किसी एक फसल का विशेषीकरण करना प्रारंभ कर दिया है, जो मुख्यतः निर्यात के लिए उगाई जाती है। जैसे कृषि क्षेत्र बागान फार्म कहलाते हैं, जहां फसल 3 से 4 वर्षों में सावधानी पूर्वक परिपालन के बाद तैयार होती है। इसमें पौधों को पौधाशालों से उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में जंतुओं को दूध के लिए, दूध आदि के लिए पाला जाता है। उसके लिए साथ साथ मांस, मछली, जो मांस मीट है वो भी उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी है इसके लिए, डेयरी कृषि के लिए, दूध के लिए यहाँ पे इसमें पशुओं को पाला जाता है। उनसे प्राप्त दूध से बने उत्पाद को नगरों में बेचा जाता है, जिससे काफी मात्रा में उनको व्यापारियों को लाभ पहुंचता है। विश्व के 3 बड़े क्षेत्र जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है वो है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। भारत में गुजरात तथा पंजाब में सहकारिता के माध्यम से डेयरी कृषि बड़े पैमाने पर होती है। नेक्स्ट है शाक कृषि। यह गहन कृषि का एक प्रकार है। इसमें व्यापारिक फसलों को बाजार से थोड़ी ही दूर पर उगाते हैं। यह दूरी इतनी होती है कि इसे ट्रकों द्वारा एक रात्रि में ही तय किया जा सकता है। मतलब एक ही रात में वहां तक अपनी फसल को, अपने साग सब्जियों को पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि में खादों तथा सिंचाई के साधनों के विस्तृत उपयोग के साथ वैज्ञानिक साधनों का भी उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारी सब्जियां उगाई जाती है, जैसे फली, टमाटर, गाजर, फूल गोभी, बैंगन, कद्दू आदि बहुत सी इसकी मुख्य फसलें हैं। सहकारी कृषि में क्या होता है, भारत के साथ साथ बहुत से देशों में भूमि धारण कृषकों के पुत्रों तथा पुत्रियों के मध्य बंटवारे के कारण भूमि कम हो गई है। कुछ भूमि का जो क्षेत्रफल है इतना कम रह गया है कि इसका उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो कृषक है वो मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं ताकि गहन कृषि की जा सके। नेक्स्ट हमारा संयुक्त कृषि। संयुक्त कृषि में कृषक व्यक्तिगत रूप से मिलकर कृषि करते हैं। सरकार भी इन्हें संयुक्त रूप से अपने खेतों में कृषि करने की अनुमति देती है। इन खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति और के अनुसार जो है पूर्व निर्धारित वेतन या फिर उत्पादन का भाग मिल जाता है। इस प्रकार की कृषि को सामान्यतः साम्यवादी देशों जैसे चीन और पूर्व यूरोप के देशों में अपनाया गया है।
नेक्स्ट है हमारा राजकीय कृषि। कृषि की कला तथा विज्ञान का विकास सदियों पहले हुआ था। सरकार द्वारा भी सीमित भूमि से जितना संभव हो सके उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं, ताकि अतिरिक्त भूमि को अन्य उद्देश्यों के उपयोग के लिए उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सके। इस प्रकार की जो कृषि है वो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी तथा यंत्रों का इस प्रकार की कृषि में उपयोग किया जाता है। जब कोई तकनीकी अथवा यंत्र उपयुक्त पाए जाते हैं तो सामान्य किसानों को भी उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख फसलें जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, मोटे अनाज, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कुछ नकदी फसलें भी है, ये हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी थोड़ा सा कि भाई इसके क्या क्या उसके मुख्य पॉइंट है, बस आपको मुख्य पॉइंट है इसके याद रखने हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।